हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, इस टर्म को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा स्ट्रैटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी स्ट्रैटिफिकेशन जो हमारे सोसाइटी में हमें दिखते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द existence of structured inequalities between groups in society in terms of their access to material or symbolic rewards। यानी जो मटेरियल और सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स हैं उसका एसेस सोसाइटी में लोगों के बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में कैसे हो रहा है, डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ पीपल के बीच में कैसे हो रहा है, उसी को हम पढ़ेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर। यानी जो इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रक्चर्ड इनिक्वालिटीज। स्ट्रक्चर्ड इनिक्वालिटीज इसका कीवर्ड है, इस टर्म को हम याद रखेंगे। जो स्ट्रक्चर्ड इनिक्वालिटीज विजिबल होते हैं हमारे सोसाइटी में इन टर्म्स ऑफ मटेरियल थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज और इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, इसे हम बोलेंगे social stratification. Thus, stratification can most simply be defined as a structural inequality between different grouping of the people. Often, social stratification is compared to the geological layering of rock in the Earth's surface. अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो हमारे सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज़ हैं डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ पीपल्स के अंदर, उसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलेंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं जियोलॉजिकल लेयरिंग रॉक का। यानी जिस तरीके से अगर हम रॉक के बारे में देखें, अगर हम रॉक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, तो जैसे कि मान लेते हैं मैग्मा, और मैग्मा जो है वो निकला, ठीक है। अब ये मैग्मा, ये लावा जैसे जैसे जो है वो धीरे 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 क्या होगा, यहाँ पे मैग्मा अर्थ क्रस्ट से बाहर आया और धीरे धीरे ये मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाइड होगा। और जैसे जैसे सॉलिडिफाइड होगा वैसे वैसे उसका स्ट्रक्चर, एक तरीके से लेयर हम देखते हैं इग्नियस रॉक के बारे में अगर हम पढ़ें तो बनते जाता है। तो जो सबसे नीचे मैग्मा है, जो सबसे नीचे है लावा, वो क्या होगा, तो बहुत देर से ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी गरम 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 मैग्मा और लावा जो है वो आ रहा है। तो जो अंदर मैग्मा है वो बहुत देर से सॉलिडिफाइड होगा, और जो बाहर है यानी जो सरफेस के साइड है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, वो जल्दी सॉलिडिफाइड हो जाएगा, और जो अंदर है वो देर से सॉलिडिफाइड होगा। तो जब हम किसी भी रॉक को कट करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से एक स्ट्रक्चर और लेयर देखने को मिलता है। उस ठीक वैसे ही हमारे सोसाइटी के अंदर जो है हमें डिफरेंट स्ट्राटा और डिफरेंट लेयर ऑफ पीपल देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो सकता है, जो एक जो है वो जो हाई कास्ट के लोग हैं वो एक साइड रह रहे हैं, या फिर विलेज में अगर हम प्रेस्टीज के आधार पे बात करें तो वो ज़्यादा प्रेस्टीजियस हैं इन कंपेयर टू दी लोअर जो कास्ट के लोग हैं। या फिर अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जिनके पास मटेरियल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वो उनको जो ऐसे विलेज के अंदर या किसी भी जगह पे उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, और जिनके पास मटेरियल रिसोर्सेज कम है उनको उतने अच्छे से लोग नहीं देखते हैं या उससे अलग करके देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा सोसाइटी जो है सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के आधार पे, वेल्थ के आधार पे, प्रेस्टीज के आधार पे और पॉलिटी के आधार पे भी बटा हो सकता है। इनइक्वालिटी ऑफ पावर एंड एडवांटेज इज सेंट्रल फॉर सोशियोलॉजी बिकॉज ऑफ द क्रूशियल प्लेसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। यानी अभी तक हम वेल्थ की बात करते थे सोसाइटी में। एक्चुअली क्या है, जो जितने भी शुरू के इस चीज़ को हम लोगों ने समझा था, जैसे कि जो डुर्कहाइम हो गए या फिर जो है सो कार्ल मार्क्स हो गए, तो इन लोगों ने जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ को डिफाइन किया, इनइक्वालिटीज़ को देखने की कोशिश की, वो मटेरियल बेसिस पे। स्पेशली जो कार्ल मार्क्स हैं वो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ को, सोसाइटी में जो ऑपरेशन हो रहा है लोगों का, उसको वो इकोनॉमिक के बेसिस पे देखने को काम करते हैं। लेकिन जब वेबर आए तो वेबर ने सिर्फ जो है सो इकोनॉमी के बेस को नहीं देखा सोसाइटी में। उन्होंने बताया जो सिर्फ इकोनॉमी नहीं है जिसके कारण लोग ऑप्रेस हो रहे हैं, बल्कि इसमें बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। और सिर्फ वर्क प्लेस ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे जो है लोगों का ऑपरेशन हो रहा है, बल्कि ये फैमिली में भी हो सकता है, ये ऑफिस में भी हो सकता है, ये किसी कंपनी में भी हो सकता है। तो इस तरीके से वेबर ने बताने की कोशिश की थी। यानी पावर की जब भी हम बात करेंगे तो पावर जो है वो सबसे ज़्यादा किसी एक सोशियोलॉजिस्ट से अगर हम देखें अगर जुड़ता है तो वो वेबर ने पावर के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और पॉलिटी के बारे में। वैसे अगर हम पावर की बात करें तो पावर एलिट की बात जो है सी राइट मिल्स भी करते हैं। इनइक्वालिटी ऑफ पावर्स
इनइक्वालिटी ऑफ पावर एंड एडवांटेज इन इज सेंट्रल फॉर सोशोलॉजी, यानी सोशोलॉजी के लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सेंट्रल क्या है, तो पावर, इनइक्वालिटी ऑफ पावर यानी लोगों के बीच में पावर का इनइक्वालिटी होना, और उसका एडवांटेज उठाना, यानी लोगों के कौन उसका एडवांटेज ले पा रहा है और कौन जो है इस पावर का एडवांटेज नहीं ले पा रहा है, और सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाले इनइक्वालिटी, ये दो थीम जो है वो सेंट्रल है सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं है, सारे लोग इक्वल्स होते हैं, सारे लोग जितने भी पावर्स हैं लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता, सारे लोग इक्वल पावर को होल्ड कर पाते, तो हमारा एक इगैलिटेरियन सोसाइटी होता है। जिस यूटोपिया की बात मार्क्स करते हैं वो यूटोपिया वाला स्थिति में हमारा सोसाइटी होता है। लेकिन चूंकि इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करता है, डिसएडवांटेजेस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए सोसाइटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए इनइक्वालिटी और पावर जो है ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जब भी हम सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब भी हम सोसाइटी के स्ट्रेटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। Every aspect of the life of every individual and household is affected by stratification. Opportunities for health, longevity, security, educational success, fulfillment in work, and political influence are all unequally distributed in systematic way. मीन्स जो जितने भी चीज़ें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें, लॉन्गेविटी की बात करें, सिक्योरिटी, एजुकेशन, और फिर अगर हम वर्क की ही बात करें या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें, इन सारे बेसिस पे हमें जो है सो इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं सोसाइटी में, और यही हमारे सोसाइटी को डिफरेंट स्ट्राटा में बांटता है। मान के चलते हैं एक ग्रुप ऐसा है जो 70, 80, 90 ईयर्स तक आराम से जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास अच्छा मेडिकल फैसिलिटी है, वो अच्छे न्यूट्रिशियस फूड्स ले पा रहा है, बैलेंस डाइट वो ले पा रहा है। और दूसरा एक तरीके से वो लोग हैं जो डेली वर्कर्स हैं, अच्छे से उनका डेली का जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है, उतना कैलोरीज वो नहीं पा रहे हैं अपने फूड से, डेली एक ही तरीके के भोजन को ले रहे हैं, और अगर भोजन ले भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है। यानी जो जब हम हिडन हंगर की बात करते हैं तो अधिकतर वही लोग हैं, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो हिडन हंगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, यानी लोग खाना खा रहे हैं, उनका पेट तो भर रहा है, लेकिन जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो जितने कैलोरीज चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है। उनका जो स्टेबल डाइट है वो बहुत ही मिनिमम न्यूट्रिशन के साथ होता है। तो उससे क्या होगा, तो उनका जो लाइफ स्पैन है, जितना लंबा समय वो जी सकते थे, उनका चूंकि वो गरीब होते हैं तो उनका मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत अच्छे तरीके से उनका इलाज भी नहीं होता है। तो एक तरीके से वो लोग होते हैं जो 40, 50, 60 में जाकर के ही बहुत बूढ़े दिखने लगते हैं, और बहुत सारी बीमारियों के कारण जिसका इलाज नहीं कर पाते हैं तो उनका डेथ हो जाता है। और एक जगह वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो अच्छे से अपने लाइफ को जी पा रहे हैं। तो ये सब भी एक आधार है जिसके आधार पे जो है सो हम देखते हैं सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं। अगर हम सोसाइटी को बांटना शुरू करें तो एक हेल्थ सेक्टर के आधार पे भी हम सोसाइटी को बांट सकते हैं। एक वो लोग जिनको एसेसिबिलिटी है और एक वो लोग जिनके पास एसेसिबिलिटी नहीं है टू द हेल्थ सेक्टर। और इसी इनइक्वालिटी को कम करने के लिए हम देखते हैं गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट समय पे जो है अलग अलग समय पे डिफरेंट डिफरेंट योजना लेकर के आते हैं, डिफरेंट स्कीम्स लेकर के आते हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना टाइप का स्कीम। Historically, four basic systems of stratification have existed in human societies: slavery, caste, state, and class. यानी अगर हम हिस्ट्री के आधार पर बात करें तो चार तरीके के स्ट्रेटिफिकेशन हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। एक वो सोसाइटी जहाँ पे मास्टर और स्लेव होते थे, दूसरा वो सोसाइटी जब कास्ट की हम बात करते हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, तीसरा स्टेट सिस्टम जहाँ पे हम नोबल्स, क्लर्जी और जैसे जो वर्कर्स होते हैं उनकी बात करते हैं, और चौथा क्लास यानी जिसके पास अधिक मटेरियल रिसोर्सेज हैं और जिसके पास कम मटेरियल रिसोर्सेज हैं, कैपिटलिस्ट और बुर्जुआजीज की जब हम बात करते हैं, और प्रोलिटेरिएट की जब हम बात करते हैं। Slavery is an extreme form of inequality in which some individuals are literally owned by others. It has existed sporadically at many times and places, but there are two major examples of a system of slavery: ancient Greece and Rome, and the southern state of US in the 18th and the 19th century. यानी बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, अलग अलग मतलब बेस के आधार पे हमें अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे हमें इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलता है। लेकिन जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ कह सकते हैं इनइक्वालिटी का, वो फॉर्म था स्लेवरी सिस्टम। जब एक इंडिविजुअल लिटरली किसी दूसरे का के अंदर जो है वो गुलाम होता था, वो अपने मन से कोई भी ना डिसीजन ले सकता था, ना कोई काम कर सकता था, ये सिस्टम।
और ये स्लेवरी जो है हमें किसी न किसी रूप में हर जगह देखने को मिलती है। आज तो बहुत कम हो गया है, लेकिन जब जो बॉन्डेड लेबर हम कहते हैं, आज भी गाँव के इलाके में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे लेबरर्स होते हैं, जो गाँव के इलाके से होंगे, वो रिलेट कर पाएँगे। जो हर इन जितने भी फैमिली होते हैं, उसके कुछ ऐसे लेबरर्स होते हैं, जो उसके जितने भी जनरेशन्स हैं, वो उस घर में काम करते आ रहे हैं। जैसे कोई ए पर्सन है और ये किसी बी का घर है, तो ये ए पर्सन बी के घर में काम कर रहा है। इससे पहले जो इसके फादर होंगे, वो भी इसी के घर में काम करे होंगे। इसके जो ग्रैंडफ़ादर होंगे, वो भी इसी के घर के लिए काम कर रहे होंगे। तो इस तरीके के भी सिस्टम है, ये भी कहीं न कहीं चूँकि उनके पास जो है सो चूँकि सोशल रिलेशनशिप अच्छा होता है, 2-4 लोगों से उनका मिलना होता है, और लोगों जो घर के लोग होते हैं, उनके साथ सोशल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है, जिस कारण इनको उतना डिस्क्रिमिनेशन घर के अंदर फेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन किसी न किसी हद तक तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। हमें देखने को मिलता है। जैसे ये किसी इनके जो खाने के प्लेट होंगे वो अलग होंगे, और इनके खाने के प्लेट्स अलग होंगे। इनके चाय के प्लेट्स चाय के लिए कप अलग, इनके चाय के लिए कप अलग। इ इन ये खाएँगे अच्छे-अच्छे भोजन बना के खाएँगे, सॉरी भोजन बना के खाएँगे, और इनको जो मिलेगा खाने के लिए वो कुछ बेसिक सा ही होगा, और कभी-कभी जब कोई फेस्टिवल वगैरह हो गया तो उसमें जो है सो इनको अच्छा खाना दिया जाएगा। तो ये हमें आज भी गाँव के इलाके में देखने को मिलता है। तो ये फ़ॉर्म जो था सोसाइटी में, और ये लगभग हर सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करता था, और इससे भी वर्स्ट फ़ॉर्म था स्लेवरी का, जब लिटरली एक इंसान गुलाम होता था। जैसे हम मौर्य वंश के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मौर्यन एम्पायर के बारे में, या फिर गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय हमें स्लेवरी के क्लियर कट एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं। इवन अर्थशास्त्र में भी जो है सो स्लेवरी के बारे में लिखा गया है, जो उसके क्या-क्या राइट्स होंगे। तो ये सिस्टम इंडिया में भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन जो वर्स्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता था वो हमें देखने को मिला, उसका एग्जाम्पल देखने को मिला जो एंशिएंट ग्रीस और रोमन एम्पायर था वहाँ पे, और दूसरा हमें देखने को मिला यूएसए का जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर। एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्लेवरी हैज ग्रेजुअली बीन इरेडिकेटेड, यानी आज खत्म हो चुका है, लगभग लगभग ग्रेजुअली खत्म ही होने की कगार पे है। बट वी डू कंटिन्यू टू हैव बॉन्डेड लेबर, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, जो पूर्वजों से काम करते आ रहे हैं, बॉन्डेड लेबर ऑफ एन इवन ऑफ चिल्ड्रेन स्टेट कैरेक्टराइज्ड फ्यूडल यूरोप। वी डू नॉट enter into details about state here, but very briefly touch upon caste and class as systems of social stratification. We shall be dealing in great detail with class, caste, gender as base of social stratification in the book under Understanding Society. इस बुक में हमें बेसिक बहुत ब्रीफली समझाया जाएगा कास्ट, क्लास, जेंडर वगैरह क्या होता है। लेकिन जब हम इसकी क्लास 11th का ही दूसरा बुक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, जब हम इसे समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से ये सारे कंसेप्ट्स टर्म्स समझ में आएँगे। जो हमें स्टेट है, स्टेट का जो एग्ज़ाम्पल हमें सबसे अच्छा देखने को मिलता है, वो मिलता है यूरोपियन सोसाइटी में। जब हम बात करते हैं, जो ऊपर किंग है, नीचे जो नोबल्स हैं, क्लर्जी वगैरह हैं वो हैं, और उसके नीचे फार्मर्स वगैरह हैं। तो इस तरीके से जो हमें देखने को मिलता है, या पीजेंट्स हैं। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन जब हम यूरोप के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो हमें देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन यूरोप का मिलता है। और नेक्स्ट क्या था, स्लेवरी, स्टेट, कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया का हो गया, जो डिफरेंट कास्ट में सोसाइटी हमारा बटा हुआ है। कास्ट के अंदर भी बहुत सारे सब कास्ट हैं इंडिया में, ये हम इजीली देख सकते हैं। और नेक्स्ट मिलता है क्लास, यानी आज का जो मॉडर्न सोसाइटी है इसका डिवीजन बेसिकली क्लास के आधार पे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो अदर थ्री हैं, कास्ट, स्टेट और स्लेवरी, ये तीनों लगभग खत्म के कगार पे हैं। कास्ट तो नहीं है खत्म के कगार पे, लेकिन जो अर्बन एरिया है वहाँ पे कास्ट लगभग कह सकते हैं वो डिमोलिश हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। लेकिन रूरल एरिया में अभी भी एग्जिस्ट करता है कास्ट। और जो क्लास है वो हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है इसके स्ट्रेटिफिकेशन के रूप में हम देख सकते हैं कास्ट को। तो अब क्लास के बारे सॉरी कास्ट के बारे में पढ़ सकें। मॉडर्न सॉरी कास्ट बोल दिया शायद, कास्ट नहीं, क्लास जो है वो हमारा मॉडर्न सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन के रूप में देख सकते हैं। अब कास्ट के बारे में पढ़ते हैं। इन अ कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम एन इंडिविजुअल्स पोजीशन टोटली डिपेंड ऑन द स्टेटस एट्रीब्यूटेड ascribed by birth rather than on any which are achieved during the course of one's life. This is not to say that in a class society there is no systematic constraint on achievement imposed by status attributes such as race and gender. However, status attributes ascribed by birth in a caste society define an individual's position more completely than they do in a class society. इसमें क्या बताया गया है,
एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है ए, ये किसी पर्टिकुलर कास्ट के अंदर इसका बर्थ होता है। अब इसने बहुत ज़्यादा एजुकेशन लिया, यानी ये वेल एजुकेटेड है। इसका जो जॉब पैकेज है वो भी बहुत अच्छा है, यानी ये इकोनॉमिकली भी साउंड है। लेकिन इसका कास्ट जो है, मान के चलते हैं कोई बैकग्राउंड कास्ट का है ये, तो जो सोसाइटी में प्रेस्टीज है वो इसको उतना अधिक नहीं मिलेगा अगर कास्ट वाला सोसाइटी होगा। वहीं एक पर्सन है बी, ये अपर कास्ट से आता है, ये इकोनॉमिकली भी साउंड नहीं है, यानी इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा नहीं, ये वेल एजुकेटेड भी नहीं है। लेकिन जो सोसाइटी होगा, अगर वहाँ कास्ट इंपॉर्टेंट होगा, अगर कास्ट के आधार पे देखा जाए, तो भले ही इसके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, इसके पास वेल्थ है, इसके पास एजुकेशन है, यानी इसके अचीवमेंट्स हैं इसके लाइफ के, और इसके लाइफ के कोई भी अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी जो है इसको बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा और इसको छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। यानी कास्ट वाली सोसाइटी में इंडिविजुअल के अचीवमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करते, वो किस कास्ट के अंदर उसका बर्थ हुआ है, और बर्थ तो किसी एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में होता नहीं है, उसका बर्थ कहाँ हो रहा है वो उससे डिटरमाइन होता है, और उसके पूरे कंप्लीटली उसके इंडिविजुअल का जो इंडिविजुअल को देखा जाता है उसके सिर्फ और एक चीज़ के आधार पे, वो है उसका कास्ट। उसके अचीवमेंट्स के आधार पे उसको जज नहीं किया जाता है, उसको जज उसके कास्ट के आधार पे किया जाता है। वहीं अगर क्लास डिटरमाइंड सोसाइटी होता तो ऑब्वियसली बात है इसको ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलते हैं सोसाइटी में इन कंपैरिजन टू बी। लेकिन चूंकि ये कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी है, तो कास्ट में एक इंडिविजुअल के पोजीशन को डिटरमाइन करता है उसका कास्ट, और कास्ट जो होता है ये बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ एस्क्राइब्ड होता है, इसको अचीव नहीं किया जा सकता, ये थ्रू देयर अचीवमेंट्स जो है कोई भी इंडिविजुअल्स उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी अगर हम कहें मोबिलिटी को रोक देता है, मोबिलिटी में कंस्ट्रेंट पैदा कर देता है कास्ट। चूँकि कोई भी इंडिविजुअल जो है हम नहीं देखे हैं जो एक कास्ट किसी एक, मान लेते हैं ए, बी और सी, 3 कास्ट हैं। मोबिलिटी क्या होता है? अगर ये मान लेते हैं अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है और ये अनटचेबल्स है। अगर ये अनटचेबल्स थ्रू देयर अचीवमेंट्स, एजुकेशन, वेल्थ, पोजीशन, ये अगर बी में चला जाए, इसको हम बोलेंगे मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी। और ए जो है उस वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं कर पाया है, तो वो जो है नीचे चला जाए, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो कास्ट में जो है ये मोबिलिटी का चॉइस ही नहीं है। कास्ट जो होता है वो बाय बर्थ फिक्स्ड होता है, लेकिन क्लास को हम चेंज कर सकते हैं। क्लास में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, सारे लोग नहीं चेंज कर पाते हैं, लेकिन क्लास में फिर भी लोगों के पास फ्रीडम है, वो क्लास को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कास्ट को नहीं चेंज कर सकते। कास्ट जो है वो फिक्स्ड है, वो बाय बर्थ है, और उस पीपल का एस्टीम जो है वो जुड़ा होता है उसके कास्ट से ही, कास्ट वाले सोसाइटी में। तो इसी के साथ हम लोगों ने 2 और टर्म समझ ली, अपवर्ड मोबिलिटी एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी। हाँ, अब जो हमारा अर्बन सोसाइटी है, एक और नया टर्म सीख लेते हैं। आज का जो हमारा अर्बन सोसाइटी है, इसमें हमें एक नया टर्म जो हमें श्रीनिवास बताते हैं, एम.एन. श्रीनिवास, ये बताते हैं एक टर्म संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन क्या होता है? संस्कृताइजेशन होता है जैसे कि ए और बी, ये 2 लोग हैं, ये दोनों लोग किसी टाउन में आए। ए जो है ये अपर कास्ट का है, इसको पता है अपर कास्ट के हैं हम, और ये बी जो है ये लोअर कास्ट का है, इसको पता है लोअर कास्ट के हैं। लेकिन जब ये दोनों टाउन में आ गया, इसने अपना जिस इलाके में ये रह रहा है अपने आप को अपर कास्ट का बताया। ये बी जो कि लोअर कास्ट का है, एक्चुअली में इसने क्या किया, ये अपर कास्ट को देख देख करके बहुत कुछ सीख लिया था। यानी उसको अपर कास्ट कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या क्या फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब ये बहुत कुछ सीख लिया अपर कास्ट का। और जैसे ही ये टाउन में गया, अपने आप को इसने भी कहा हम अपर कास्ट से हैं। अब क्या हो गया, एक्चुअली ये है लोअर कास्ट से, लेकिन अपने आप को इसने सोसाइटी में अपर कास्ट का बोल रखा है, यानी एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर रखा है। और ये चीज़ बहुत हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं, और इसी को एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन बोला था। इसे हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे हम डिटेल में कास्ट, क्लास, इन सारी चीज़ों को समझेंगे, ये सारे टर्म्स हमारे सामने आएंगे। अभी बस टर्म को याद रखेंगे। In traditional India, different castes formed a hierarchy of social precedence. Each position in the caste structure was defined in terms of its purity or pollution relative to others.
The underlying belief was that those who are most pure, the Brahmin priestly caste, are superior to all other, and the Panchams, sometimes called the odd castes, as inferior to all other castes. The traditional system is generally conceptualized in terms of the fourfold varna of Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudras. In reality, there are innumerable occupation-based caste groups called jatis और सबकास्ट। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया जो हमारा ट्रेडिशनल इंडिया था उसमें हमें हायरार्की देखने को मिलता है सोसाइटी में। लोगों के का पोजीशन के जो है अलग अलग हमें देखने को मिलता है सोसाइटी में, और ये डिफाइन होता था उसके प्योरिटी और पॉल्यूशन के आधार पे। अब ये प्योरिटी और पॉल्यूशन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है प्योरिटी और पॉल्यूशन, इसे भी याद रखेंगे जब भी हम कास्ट की बात करेंगे। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और बर्थ जो होता है वो स्क्राइब्ड होता है यानी उससे लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें वो है प्योरिटी और पॉल्यूशन का कंसेप्ट। प्योरिटी और पॉल्यूशन का कंसेप्ट ये क्या है? जो ब्राह्मण्स होते थे, जो क्षत्रिय होते थे, जो वैश्य और जो शूद्राज होते थे पहले के सोसाइटी में ट्रेडिशनली, ये ब्राह्मण्स क्या कर रहे हैं? ये शिक्षा देने यानी एजुकेशन का काम कर रहे हैं, ये रिलीजियस वर्क कर रहे हैं, यानी ये अपने आप को जो है वो साफ सुथरा रखते थे, तभी जो है ये लोगों को अच्छे से एजुकेशन दे पाएंगे या पूजा रिचुअल्स वगैरह कर पाएंगे। अपने आप को नीट एंड क्लीन रखते थे, ये अपने आप को प्योर बोलते थे। क्षत्रिय जो होते थे ये इनके पास इकोनॉमिकली ये साउंड थे, और सोसाइटी में इनकी भी अच्छी रिस्पेक्ट थी। ये जो है क्षत्रिय, ये रूलिंग क्लास से भी आते थे, ये भी अपने आप को साफ सफाई का ध्यान रखते थे और अपने आप को सही तरीके से रखते थे, तो ये भी प्योर हो गए। जो वैश्य हो गए, इनका डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन था, जैसे कोई घड़ा बना रहा है, कोई घड़ी बना रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस कर रहा है, तो ये भी अपने आप को थोड़ा बहुत जो है सो क्लीन रखते होंगे। ये शूद्राज, ये शूद्राज जो सबसे डिग्रेडेड काम होता था सोसाइटी का, वो लगभग जो है सो शूद्राज से कराया जाते थे उस समय पर। और ये चूंकि इनके पास इकोनॉमिकली भी ये बहुत अच्छे नहीं होते थे, उतना साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते थे, जैसे कि आप सबको जो है सो हम लोग पढ़ते रहते हैं बुक्स में, बताता है जो जैसे सैनिटेशन वगैरह का काम हो गया वो इनसे कराया जाता था। हाइजीन वर्क जो अपर क्लास के जो लोग हैं उनके हाइजीन को मेंटेन करने का ख्याल ये रखते थे, इन्हें बहुत सारे काम इनसे करवाए जाते थे, जिस कारण से सोसाइटी में ये उतना अपने आप को क्लीन नीट एंड क्लीन हमेशा रख भी नहीं पाते थे। अब अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे दृष्टिकोण में जो है वो शूद्राज ही है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होते तो ये लोग इतने नीट एंड क्लीन कैसे रह पाते? क्योंकि इन सब का जो नीट एंड क्लीननेस है वो मेंटेन हो रहा है शूद्राज के कारण, क्योंकि ये इसका ये काम कर दे रहा है। अगर शूद्राज नहीं करता काम तो ये सारे काम ये खुद करते, तो क्या ये उस प्योरिटी को मेंटेन कर पाते? क्या ये पॉल्यूटेड नहीं हो पाते? हो जाते। लेकिन चलो छोड़ो, ये मेरा दृष्टिकोण है। जो अब इसमें क्या समझे, जो सबसे अपने आप को ज्यादा जो अपने आप को प्योर रखा वो था ब्राह्मण्स, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज। तो जितना अपने आप को प्योर रखा वो हो गया प्योरिटी, और जो लोग थोड़े उतने अच्छे से नहीं रह पाते थे, अपने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते थे, वो हो गए पॉल्यूटेड, उनको पॉल्यूटेड के कैटेगरी में डाल दिया गया। और इस आधार पे कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, हम बुक्स में पढ़ते हैं। जब शूद्राज जो है या जो अनटचेबल्स होते थे वो रास्ते से गुजरते थे, चांडाल वगैरह की बात जब हम पढ़ते हैं, तो रास्ते से गुजरते थे तो लोग सोचते थे इसका छाया ना पड़ जाए, उसके शैडो से भी जो ब्राह्मण्स होते थे वो अपने आप को अपवित्र मानते थे, उनके पीने का पानी अलग होता था, उनके पानी भरने का कुआं अलग होता था। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे मूवीज में भी देखते हैं और बुक्स में भी पढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे सोसाइटी में डिवीजन था ट्रेडिशनली। The caste system in India has undergone considerable changes over the years। और कास्ट सिस्टम जो हमारा इंडिया का था बहुत ही अजीब सा कास्ट सिस्टम था, इसमें बहुत सारे चेंजेज आए हैं जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है। इंडोगेमी एंड रिचुअल avoidance of the contract with members of so-called lower caste were considered critical for maintaining purity by the so-called upper caste। यानी
जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के होते थे उनके बीच में जैसे कि मैरिज वाला रिलेशन सब भी नहीं होता था। जो अपर कास्ट के होते थे उनका अपर कास्ट में ही मैरिज होता था और जो लोअर कास्ट के होते थे वो अपर कास्ट में मैरिज नहीं कर सकते थे। इसके भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हमें डिटेल्स में पढ़ने को मिलता है। जो अगर अपर कास्ट का बॉयज़ है और लोअर कास्ट की गर्ल्स है, लोअर कास्ट की गर्ल्स है, अपर क्लास का बॉयज़ है। तो इसमें जब हम मैरिज को ट्रेडिशनल सोसाइटी में पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारे डिटेल्स इनके भी मिलने देखने को मिलता है। बस इसमें एक लाइन में समझ लेंगे, जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट था उनके बीच में मैरिज रिलेशनशिप नहीं होते थे। चेंजेस ब्रॉट इन बाय अर्बनाइजेशन इनएविटेबली चैलेंज दिस। अब जैसे-जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, इस चीज़ को चैलेंज मिलने लगा और धीरे-धीरे ये चीज़ें चेंज हुई। लेकिन चेंज तो हुई सोसाइटी के अंदर, जैसे-जैसे अर्बनाइजेशन हुआ चेंज हुआ। लेकिन हमारे एक जो सोशियोलॉजिस्ट हैं ए.आर. देसाई, इनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इनका कुछ अलग ही ऑब्जर्वेशन है। ये क्या ऑब्जर्व करते हैं ये देखो। ए.आर. देसाइज़ ऑब्जर्वेशन बिलो। अदर सोशल consequences of urbanization in India are commented upon by sociology A.R. Desai as modern industries brought into being modern cities, honeycombed with cosmopolitan hotels, restaurants, theaters, trams, buses, railways. The modest hotels and restaurants catered for the workers and middle classes becomes crowded in cities with persons belonging to all the caste and even creeds. In trains and buses, one occasionally rubbed shoulders with members of the depressed classes. Should not, however, be supposed that caste have vanished. While change did take place, discrimination was not so easy to do away with as first-person narratives suggest. In the mill, there may be no open discrimination of the kind that exists in the village, but experience of private interactions tells another story. Parmar observed. ये बताते हैं ए आर देसाई बताते हैं, जैसे जैसे हमारे सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे बस ट्राम्स हॉस्पिटल्स होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह खुले, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है कुछ हद तक कम हुआ। लेकिन जो परमार हैं, इनका ऑब्जर्वेशन अलग है। इनका ऑब्जर्वेशन कहता है जो डिस्क्रिमिनेशन था लोगों में, जैसे विलेज में डिस्क्रिमिनेशन था, जैसे रूरल एरियाज में डिस्क्रिमिनेशन था, वैसा डिस्क्रिमिनेशन हमें जो शहर हैं अर्बन एरियाज हैं वहाँ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है जो वहाँ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है और उस बेसिस पे जो फर्स्ट पर्सन इंटरेक्शन से जो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस्ड हुई, उसके बेसिस पे हमें जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है इंडस्ट्रीज में। एक वर्कर दूसरे वर्कर के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेट करता है, ये चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। भले ही ओपन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वहाँ पे भी। दे विल नॉट इवन ड्रिंक वाटर फ्रॉम आवर हैंड्स एंड दे समटाइम्स यूज अब्यूसिव लैंग्वेज व्हेन डीलिंग विद अस। दिस इज बिकॉज दे फील एंड बिलीव दे आर सुपीरियर। ये एक अलग फ्रैंको एक सोशोलॉजिस्ट थे, इनका ऑब्जर्वेशन है। जब ये ऑब्जर्व करने गए तो इनको किसी ने बताया जो अपर कास्ट के लोग हैं या जो सुपीरियर अपने आप को मानते हैं वो हमारे हाथ का पानी भी नहीं पीते हैं। उनका मानना है कि वो सुपीरियर हैं, वो मेरे लिए कभी कभी अब्यूसिव लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। इट हैज़ बीन लाइक दैट फॉर ईयर्स। ऐसा सालों से चलता आ रहा है। नो मैटर हाउ वेल वी ड्रेस दे आर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स। यानी उनका वो जो बंदा बता रहा था उनको, वो बताता है जो हम लोग भले ही कितने ही अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप कर लें, कितने ही अच्छे से अपने आप को यहाँ पे लोगों से मेन स्ट्रीम में जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और वो हमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं यहाँ पर भी। इवन टुडे एक्यूट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट। आज भी हमारे सोसाइटी में जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। एट द सेम टाइम द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ अफेक्टेड द कास्ट सिस्टम। Castes as interest groups have gained strength, we have also seen discriminated caste asserting their democratic rights in society. लेकिन इसमें अच्छी चीज़ बताई गई है, यानी एक पॉजिटिव नोट पे हम हमेशा रखेंगे जो सोसाइटी में कुछ अच्छा ही होगा। तो जैसे कि हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स दिए गए हैं। तो जो लोअर कास्ट हैं वो अपने राइट्स को जानते हैं, अगर जानते हैं तो फिर जो है सो वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो अपने जो भी उनको राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको वो लेना चाहते हैं। और उस इसलिए हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी भी कहीं न कहीं कास्ट सिस्टम को कमज़ोर करने में एक अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी कहीं न कहीं जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम को मजबूती भी प्रदान करता है। स्पेशली
कास्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें और जगह नहीं देखने को मिलता, लेकिन जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे हमें कास्ट क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि जब भी नेता लोग वोट मांगने जाएंगे तो किस बेसिस पे वोट मांगते हैं, कास्ट के बेसिस पे। तुम्हारे कास्ट को ये कर देंगे, तुम्हारे कास्ट को ये कर देंगे, भले और कहीं भी हमें कास्ट ना दिखे, लेकिन वोटिंग के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में हमें कास्ट क्लियर दिखाई देता है हमारे सोसाइटी में भी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए हम लोगों ने कास्ट को समझा, स्ट्रेटिफिकेशन को समझा। अब कल के लेक्चर में हम लोग क्लास देखेंगे और स्टेटस एंड रोल देखेंगे। उसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा, सोशल कंट्रोल, उसे देखेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और कोई अगर सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स।